सो हे गाइस, वेलकम टू आर एस यूनिवर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, ओम्स लॉ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इस ग्राफ में ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और इस साइड हमारा करंट है और इस साइड हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो गुड कंडक्टर्स होते क्या हैं? गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो, वही तो हमारे गुड कंडक्टर्स होंगे। लो रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगी और वो एक अच्छे कंडक्टर्स होंगे, गुड कंडक्टर्स होंगे। अब हम बात करते हैं गुड रेजिस्टर्स की। तो गुड रेजिस्टर्स वो तब होंगे जब उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। और अब हम बात करते हैं गुड इंसुलेटर्स की। तो सब्सटेंस गुड इंसुलेटर कब होंगे? जब उनका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइटली हाई होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई, सबसे ज़्यादा हाई, इतना हाई कि वो करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करने देंगे। इतना ज़्यादा हाई उनका रेजिस्टेंस होगा जो करंट को अपोज करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को इफेक्ट करते हैं? सो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जो कंडक्टर की लेंथ होती है वो अफेक्ट करती है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के। सो द थर्ड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। सो जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। सपोज अगर हम नाइक्रोम की वायर लें और हम एक कॉपर की वायर लें, दोनों का सेम डायमीटर है, सेम लेंथ है, बट जो रेजिस्टेंस है होगा नाइक्रोम का वो 60 टाइम्स ज़्यादा होगा कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो इससे पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस होता है मटेरियल का वो नेचर पे भी डिपेंड करता है मटेरियल के। सो फोर्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, उसमें भी इंक्रीमेंट होता है, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो टेम्परेचर है वो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करता है। सो अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लिख सकते हैं आप। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। सो जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू आएगा, और यहाँ पे साथ में कांस्टेंट भी आएगा। वो कांस्टेंट है हमारा रो L अपॉन A। सो यहाँ पे जो ये रो है ये कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये रेजिस्टिविटी है
मटेरियल ऑफ कंडक्टर की। सो अगर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। तो इस फॉर्मूले से हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी अगर हमें रेजिस्टेंस पता हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पता हो और लेंथ ऑफ कंडक्टर पता हो। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम एरिया 1 मीटर स्क्वायर लें और लेंथ लें हम 1 मीटर, तो जो हमारा रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। सो रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section. So जैसे कि हमने देखा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। सो इस फॉर्मूले में हम रेजिस्टेंस की यूनिट रखेंगे जो कि होती है ओम, एरिया की रखेंगे मीटर स्क्वायर एंड लेंथ की मीटर होती है। तो इससे हमारी निकल जाएगी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो हमारे यहाँ पे बच गया ओम मीटर। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ओम, उसका सिंबल हम ऐसे उसको डिनोट करते हैं। सो ये आ गई है हमारी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो जो रेजिस्टिविटी होती है ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ये डिपेंड नहीं करती लेंथ पे, नहीं करती ये डिपेंड, और ना ही ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, ना ही ये थिकनेस पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है सिर्फ नेचर पे और टेम्परेचर पे, नेचर एंड टेम्परेचर। सो जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिर्फ नेचर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो ना ही लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, वो बस नेचर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम रेजिस्टिविटी देखते हैं कुछ कॉमन सब्सटेंस की 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है उनकी रेजिस्टिविटी। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे 1.60 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -8 ओम मीटर, एंड कॉपर की ये होती है, सिलिकॉन की ये, एंड ड्राई पेपर की ये, और डायमंड की 10 रेज़्ड टू द पावर 12 टू 10 रेज़्ड टू द पावर 13 ओम मीटर होती है। तो आप अगर ये सब नोट करना चाहते हैं तो ये सब नोट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कॉमन सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी हमें पता होनी चाहिए। सो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, जो सिल्वर है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी कम है, उसका रेजिस्टेंस भी कम ही होगा। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो मतलब वो एक अच्छा कंडक्टर होगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो इसलिए सिल्वर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉपर इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जो वायर्स बनी होती है, बिजली की तारें, वो कॉपर से बनी होती है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर होता है वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी कम है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है, और अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो जिन सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि ड्राई पेपर, डायमंड, ये बैड कंडक्टर्स है। क्यों? इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो मतलब वो बैड कंडक्टर है। सो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है a 6 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल हो गई है बाय फोल्डिंग। फोल्ड करके वो वायर डबल कर दी है। अब हमें बताना है कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब हमें बताना है कि उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में गिवन है कि जो वायर का रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। तो R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन ए।
तो इसमें हम आर की वैल्यू रख देंगे, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर उसने बोला कि वायर को हमने डबल अप कर दिया फोल्ड करके, मतलब उसे फोल्ड करके हमने उसको डबल कर दिया, मोड़ दिया, और वो वायर अब डबल हो चुकी है। सो अब उसकी लेंथ होगी 1/2, उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी, 1/2L हो जाएगी, क्योंकि वो वायर फोल्ड करके डबल हो चुकी है, तो लेंथ तो उसकी हाफ हो जाएगी। एंड जो एरिया है वो उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि वायर को हमने फोल्ड किया और इसे डबल कर दिया, तो इसलिए एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा एंड जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगी। तो R इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। तो R न्यू रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम, R को न्यू रेजिस्टेंस जो हमारा है उसको हम R ही ले लेते हैं। सो यहाँ पे हम रो L की वैल्यू 1/2L अपॉन 2A, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। जो है ये हमारी इक्वेशन 2 है, हम इसको अगर और सॉल्व करें तो रो एल, ये 2 नीचे चला जाएगा तो अपॉन 4A बन जाएगा। तो अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको थोड़ा सॉल्व करके। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। सो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, R अपॉन 6 इक्वल्स टू रो L अपॉन 4A डिवाइडेड बाय रो L अपॉन A। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो रो से रो कैंसिल हो गया, लेंथ से लेंथ कैंसिल होगी, एरिया से एरिया। अब हमारा बचा 1/4। तो R अपॉन 6 इक्वल्स टू 1/4 आ गया हमारा। तो R इक्वल्स टू 1/4, ये डिवाइड में है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6, एंड इसको हम 2 से कट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो R हमारा आ गया 3/2, जिसको डिवाइड करने पे आता है 1.5। तो हमारा रेजिस्टेंस आ चुका है, जो न्यू रेजिस्टेंस था वायर को फोल्ड अप करके डबल करने के बाद, वो आ चुका है हमारा 1.5 ओम। यूनिट लगाना मत भूलेगा, R इक्वल्स टू 1.5 ओम आ चुका है। ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 1.5 ओम। तो वायर को फोल्ड अप करके डबल करने के बाद जो नया रेजिस्टेंस आया है वो है 1.5 ओम। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग this video.